स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। एफआईआईज लगातार अपना स्टेक बेच के इंडिया मार्केट एग्जिट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका सवाल हर किसी इन्वेस्टर के मन में घूम रहा है कि भाई एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिर इंडिया में अपना स्टेक बेच के क्यों एग्जिट कर रहे हैं, और वो एग्जिट कर रहे हैं तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और ये एफआईआईज क्या सिर्फ बेच ही रहे हैं या ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो ये खरीद रहे हैं मार्केट के अंदर? उन स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जल्दी से समझ लेते हैं एफआईआईज क्या होता है। बेसिकली एफआईआईज वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो विदेश में रहते हैं और भारत में आके इन्वेस्ट करते हैं वहाँ की कंपनी, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के अंदर। ये बेसिकली उन इकोनॉमीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इनको इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोइंग दिखती है, मार्केट्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखती है और इनका रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एफआईआईज बेसिकली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन्होंने रिसेंट मंथ्स के अंदर अपना जो स्टेक है वो इंडियन मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया है। सिर्फ फरवरी 2025 के अंदर एफआईआईज ने 40,000 करोड़ से ज़्यादा का अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर निकाल लिया है। और आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट रीसेंट मंथ्स में कितना तेजी से गिरा भी है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है। अब एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट कम करने के काफी रीजंस हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है कि भाई आईएनआर जो है वो वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब तब ये एफआईआईज इंडिया से अपना पैसा निकाल के वापस यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन करेंसी तो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो फिर ये एफआईआईज अपना पैसा निकालना क्यों शुरू कर देते हैं? तो मोटा मोटा क्या है कि अगर एक एफआईआईज अपना 10% का रिटर्न बनाता है और आईएनआर वीक हो जाता है तो उसका इफेक्टिव रिटर्न जो है वो मोटा मोटा 4% रह जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मानो एक एफआईआई ने $1 इन्वेस्ट किया, तो उसने $1 के लिए पहले आईएनआर खरीदा जो कि 84 रुपए पे चल रहा था। अब उसने ये 84 रुपीज के ऊपर मानो 10% का रिटर्न बनाया, तो जो टोटल रिटर्न आया वो आया 8.4 रुपीज का। अब उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई? 92.4 रुपीज। अब इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो कि मोटा मोटा मान लो 12.5% पे, वो आया ₹1.05। अब वैल्यू आफ्टर टैक्स क्या रह गया? वो हुआ 91.35। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, 84 पे डाला था, अब 91.25 है टैक्स देने के बाद भी। लेकिन अब आता है करेंसी फ्लक्चुएशन का पार्ट। लेकिन मानो एंट्री के टाइम पे $1 84 रुपीज था और अब रुपया वीक हो गया, तो मानो मोटा मोटा वो 87-88 तक पहुंच गया। तो अब जब ये इन्वेस्टर वापस आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो वो 88 रुपीज पे खरीदेगा, तो उसका जो इफेक्टिव वैल्यू या प्रॉफिट रह जाएगा वो रहेगा 3.35 रुपीज, जो कि मोटा मोटा 4% का रिटर्न देके गया। इसीलिए एफआईआईज जो है कि करेंसी वीक का एक्सपोजर से बचने के लिए पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा दो रीजन है कि एफआईआईज बाहर पैसा निकाल रहे हैं। एक तो है रुपए की कमजोरी और दूसरा है हमारे टैक्सेस, जो कि रिसेंटली कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया गया है 12.5% से 15% तक। इसका मतलब अगर एक इन्वेस्टर 10% का रिटर्न इंडियन मार्केट्स में कमाता है तो जब उसको बाहर लेके जाएगा तो वो मोटा मोटा 4% रिटर्न रह जाएगा। तो इससे बढ़िया वो इतने झोल झाल में क्यों पड़े, वो अपना ही वहां पे इन्वेस्ट करके 4-5% ना कमा ले। लेकिन एफआईआईज अगर इंडिया मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एफआईआईज जब अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो हमारी जो कंपनीज हैं उनको फंडिंग मिलने में दिक्कत होती है। अब फंडिंग मिलने में दिक्कत होगी तो एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी कैसे करेगी? एक्सपेंशन प्लान्स नहीं होंगे तो वहां से ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनी कैसे बढ़ेगी? कंपनी नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? बेसिकली सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इस चीज से इम्पैक्ट होते हैं। तो बेसिकली जब कंपनीज पैसा लेके बाहर जाती हैं तो वो मार्केट्स के अंदर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और लिक्विडिटी भी कम हो सकती है। जब मेजर सेलिंग होती है मार्केट के अंदर तो स्टॉक प्राइसेस आपने देखा होगा काफी बार नीचे हो जाते हैं, जो कि इस बार भी हो रहा है। तो इससे हमारे रिटर्न्स जो है वो ज्यादा नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अब उन स्टॉक्स की जहाँ पे एफआईआईज एक्चुअली बाय कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अदानी विल्मार, जिसकी मार्केट कैप है 46,000 करोड़ रुपीस और एफआईआई होल्डिंग है 4.05%। तो बेसिकली जो चेंज हो रहा है होल्डिंग के अंदर वो 3.1% का हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पैराडीप फॉस्फ, जिसका मार्केट कैप है 7,753 करोड़ रुपीस और एफआईआई होल्डिंग है 5.4%, जिसका चेंज जो आया है वो है 3.35% का।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है नेटवर्क 18 मीडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 6,738 करोड़। FII होल्डिंग है 6.61 करोड़ और जो चेंज है होल्डिंग के अंदर वो है 4.27% का। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे कि कार ट्रेड टेक लिमिटेड, जीना सीखो लिमिटेड, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड और वंडरेला पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड, जहाँ पे मिनिमम 3% ज़्यादा FII होल्डिंग चेंज हुई है। तो आखिर ये सब कब रुकेगा? क्या FIIs अपना पैसा निकालना रुकेंगे भी या नहीं? ये कब तक चलेगा सब कुछ? तो काफ़ी रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर जो मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ऐसे ही चलती रहती हैं तो मार्केट थोड़ी दुविधा में रहेगी और हमें अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक मनी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही ये इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबल इम्प्रूव होती है तो वहाँ से हम FIIs का वापस आना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मोटा मोटा 1 साल या 2 साल तक भी लग सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो दोस्तों ये बात थी FIIs और उनके एक्सोडस की, और उनके एक्सोडस से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इस मुद्दे पे आपकी क्या विचारधारा है। हम वो जानने के लिए ज़रूर उत्सुक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।